साथियों, इस वक्त हमारे साथ सौम्या झा हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट गिरवा। और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि आपके ब्लॉक में कोरोना से संबंधित ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है और क्या क्या इंतज़ाम किए हुए हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी उदयपुर पर। और थैंक बताएं किस यू। तरह की व्यवस्थाएं हैं सुचारू करने के लिए। जी मैं सभी दर्शकों को नमस्ते बोलना चाहूंगी। हमारे गिरवा क्षेत्र में मैक्सिमम एरिया तो रूरल है, कुछ एरिया अर्बन भी है, तो दोनों के लिए हमने अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जब लॉकडाउन 4 आया उससे पहले व्यवस्थाएं थोड़ी सी अलग थी, अब थोड़ी अलग हो गई है। उदयपुर चूंकि कंटेनमेंट जोन बन चुका है शहर, जैसे कि आप जानते हैं, जी। तो जिस तरह से बाकी शहर में काम चल रहा है कि कुछ एक दुकानों को छोड़ के बाकी सारी दुकानें बंद हैं और सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए दुकानें खुली रहती है, तो वही हमने शहर के एरिया में चला रखा है। गांव में जब लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 था, उस टाइम सिस्टम हमारा बिल्कुल अलग था। उस टाइम हमने क्या किया था कि हर गांव में एक कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर दिया था पंचायत स्तर पे। जी। और इसके अलावा हर फले का हमने एक ओआईसी टाइप बनाया था, जो कि वहाँ का स्थानीय व्यक्ति था। तो जी। उसके हमने फोन नंबर लेके रखे थे। और हमने राशन के लिए 3 से 4 गाड़ियां अधिकृत कर दी थी और एक इमरजेंसी व्हीकल की गाड़ी अधिकृत कर दी थी। तो जी। इनका मेन काम ये होता था कि मान लीजिए किसी एरिया में कोई पॉजिटिव आ गया, और उस एरिया में अभी अभी भी यही चल रहा है, जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे अभी भी यही चल रहा है कि मान लीजिए कहीं पे कोई पॉजिटिव आ गया और उस एरिया में कर्फ्यू लग गया, तो उन्हीं गाड़ियों के थ्रू वहां पे हर इंसान को डोर टू डोर डिलीवरी दी जाती थी, भले वो राशन हो या किराना हो या फिर सब्जियां हो, फल हो, दूध हो। हर जी। चीज की सप्लाई हम गाड़ियों के माध्यम से करते थे। प्लस अगर किसी व्यक्ति की तबीयत भी खराब होती थी तो हम अपनी इमरजेंसी व्हीकल गाड़ी भेजते थे नॉन कोरोना पेशेंट्स के लिए। कोरोना के लिए तो एम्बुलेंस अवेलेबल है, नॉन कोरोना अगर कोई समस्या आती थी तो उसके लिए इमरजेंसी व्हीकल दिया जाता था। और ये सारी जानकारी हर फले का जो हमने ओआईसी बना रखा था वो पंचायत को देता रहता था, कंट्रोल रूम को। तो जी। कहीं पे कुछ भी मान लीजिए अगर कोई भूखा है, तो राशन किट जो है फ्री वाली, वो हम जी। उसी गाड़ी के थ्रू पहुंचाते थे। मान लीजिए किसी को कोई और समस्या आ रही है तो भी उसी गाड़ी के थ्रू उनका ये किया जाता था। अब हम लोगों ने चूंकि लॉकडाउन में ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम हो गए हैं, तो मैक्सिमम दुकानें जो हैं वो अब चालू हो गई है। किराने की दुकान हो या फिर सब्जी वाले हो या दूध वाले हो, तो उन्होंने अपनी दुकानें चालू कर रखी है हर जगह। तो अब हमने ये सिस्टम मोस्टली विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है, किसी और स्टेट से या फिर किसी रेड जोन वाली डिस्ट्रिक्ट से, जी। तो उसका हम पूरे घर का होम क्वारंटाइन कर देते हैं। और उस घर के लिए फिर यही चीज हमने चालू की है। वहां पे एक निगरानी दल का सदस्य रहता है, उसने अपना नंबर उन घर वालों को भी दे रखा होता है और पड़ोसियों को भी दे रखा होता है। तो उसके दो काम होते हैं, एक तो पूरे के पूरे घर को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखना, और प्लस उन घर वालों की जो भी जरूरतें हों वो उसी गाड़ी के थ्रू फुलफिल करना, तो जी। उनकी हर चीज की होम डिलीवरी होती जी मैम, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि इस वक्त चूंकि स्कूल्स बंद हैं है। और जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, जी जी। उनको क्या आपने सर्विस पे लगा रखा है? जैसे आपने क्वारंटाइन करने का जिक्र किया, जी जी, तो बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या ड्यूटीज़ उनकी उस हिसाब से लग रही है ताकि वो उनकी निगरानी कर सके और सूचित कर सके अगर कोई आवश्यक वस्तु की ज़रूरत भी है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन के ब्रिज की तरह वो काम आ सके, बिल, इस तरह की ड्यूटीज़ लगी हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे टीचर्स हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि वो और पंचायत स्तर के जो बाकी कार्मिक है वो इस पूरे प्लान का बैकबोन रहे हैं। तो जी। टीचर्स को हमने निगरानी दल के सदस्यों की तरह यूज किया है, तो वही होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, जी। तो उसकी पूरी की पूरी निगरानी का काम भी उन्हीं का है। प्लस जो जरूरतमंद लोग थे, इनिशियली हमने ये भी देखा था कि चूंकि अचानक से लॉकडाउन आ गया था, तो बहुत लोग थे जो जरूरतमंद थे, दिहाड़ी मजदूर वगैरह, जी हाँ। जिनके पास खुद शायद या तो उतना साधन नहीं था अपना खाना या राशन खरीद के जुगाड़ने का। जी तो हाँ। उनकी भी लिस्टिंग वगैरह बीएलओज ने की थी और टीचर्स ने की थी, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी होती है अपने एरिया। जी हाँ। अभी भी हम प्रवासी काफी श्रमिक हैं जिनको ट्रेन में भेज रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्टेट्स में। तो जी। उसमें भी बीएलओज और टीचर्स हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, बस स्टॉप पे जाके उन लोगों को पर्ची देना, उनको चढ़ाना। इसके अलावा हमारे जो जिला लेवल के क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उसमें भी हमने टीचर्स और बीएलओज की ही ड्यूटी लगाई है। और वही बेसिकली हर, मतलब वैसे पटवारी और सचिव भी लगे हुए हैं, लेकिन जो छोटी छोटी डे टू डे प्रॉब्लम होती है वो टीचर्स ही सॉल्व करते जी। प्रवासी मज़दूरों का ज़िक्र किया आपने, और हैं। यहाँ पर तो शायद उस तरह की स्थिति नहीं होगी, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि उनको साधन नहीं मिल पाते तो वो पैदल ही निकल पड़ते हैं। इस जी तरह की जी जी। स्थितियाँ यहाँ नहीं है, लेकिन
अगर कोई मज़दूर अपने घर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या धैर्य रख के इंतज़ार करना चाहिए या कहीं अप्रोच करना चाहिए? उसके लिए क्या व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ हैं? एक्चुअली हमने अभी, जैसे आपको जानकारी होगी, हम अभी ट्रेन्स भेज रहे हैं यूपी और बिहार के लिए, और जी, कल हमने झारखंड के लिए भी ट्रेन भेजी थी। जी। इसके अलावा बंगाल के लिए भी ट्रेन भेजने का प्लान है, और मध्य प्रदेश के लिए हमने बसें भेजी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी जी ट्रेन आएगी या नहीं आएगी या फिर जी सारी ट्रेन्स चली गई जी हैं, इस तरह की कोई जी। बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम भी जैसे पैदल श्रमिक, आज हमें 50 मिले थे सुबह सुबह जी। बलीचा चेक पोस्ट पे। हुँ, तो हुँ। उसमें से जितने भी लोग यूपी जाने वाले थे उनको हमने डायरेक्ट ट्रेन स्टेशन में ही भेज दिया, और जो बिहार जाने वाले थे उनको हमने इंस्टीट्यूशनल सेंटर में रख दिया, क्योंकि एक दो दिन में बिहार की ट्रेन का भी प्लान है, तो उसी में हम उनको भेज देंगे। जी। इसी आखिर तरह से जी हम हाँ मैम, बताएँ प्लीज़। इसी तरह से एमपी वाले भी जो हमें श्रमिक मिले थे, उनको भी हमने एमपी जो बसें जा रही थी उनमें भेज दिया था। जी। आखिर में ये जानना चाहूँगा कि ये चूँकि अभूतपूर्व स्थिति है और इसका कोई पूर्वानुभव किसी व्यक्ति के पास नहीं है, जी तो इसके लिए क्या मैसेज देंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़िक्र हो चुका है, लेकिन अभी भी जी जी सबसे ज़रूरी इसकी और आवश्यक या जिसको कहें इफ़ेक्टिव दवा यही है, तो जी। लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि कोरोना अब ऐसी बीमारी है कि उसका अभी तक ना तो कोई इलाज आया है, और मान लीजिए कोई वैक्सीन, हम ये आशा करते भी हैं कि डेवलप हो जाए, तो उसको डेवलप होने में, टेस्ट होने में और हमारे तक आने में कम से कम 1 साल तो लगेंगे। जी, और और अब कोरोना में ऐसा नहीं है, हमने इनफैक्ट हमने जो लॉकडाउन किया है उसकी प्रशंसा विश्व भर में हो रही है, क्योंकि बिल्कुल। आज ही मैं न्यूज रिपोर्ट देख रही थी कि जी, हमारे 100 से मतलब 1000 से 1 लाख केस होने में जितने दिन लगे, वो जी, बाकी जो बड़ी बड़ी देश हैं, यूएस हो गया या इटली या जापान या बाकी हो गए, उनसे काफी ज्यादा दिन लगे डबलिंग होने में। जी, जी हाँ। मतलब हमारा जो लॉकडाउन था वो काफी सफल रहा। बहुत इफ़ेक्टिव था और इस महादेश हम्म, को एक सूत्र में इस जी तरह से बांधना और लोगों को अनुशासित रूप से जी लोग जी स्वयं आगे आकर के और इस आह्वान का उन्होंने एक स्वर जी में पालन किया है, ये बहुत बड़ी बात है मैम। जी। ये और बहुत ही ज्यादा बड़ी आपने बात, चाहे। जिक्र किया, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे न्यू नॉर्मल सोसाइटी के लिए अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लोग जी अब शादी ब्याह में कम आमंत्रित किया करेंगे या लोग खुद ही कम जाया करेंगे। बहुत सारे अवसरों पर उस तरह के अब सम्मेलन नहीं हुआ करेंगे, तो ये कई ऐसे हैं जो नए, हम कह सकते हैं कि हम्म, नॉर्मल्स स्थापित होंगे सोसाइटी में, ये करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिल्कुल। मैम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।